वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, तो कुछ टीडीएम जो दी थी वो कर लिया आप लोगों ने सभी ने? की या नहीं की? देखो कर ली तो अच्छी बात है, नहीं की तो देखो आप ही की दिक्कतें होंगी। बाकी ऐसे ही आपको जैसे हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं तो पॉलिटी के आपको ऐसे दे दूंगा मैं क्वेश्चन आंसर्स, पहले एनसीईआरटी के देन फिर लक्ष्मीकांत के, ठीक है? तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लोगे तो टाइम, नहीं करोगे तो फिर वही आपकी मर्जी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो एनसीईआरटी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की। अब हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को एंड वॉइस? सर कौन सी बुक सर? कोई सी बुक ले लो आप। वैसे तो ये एक बुक काफी कॉमन है, लोगों को काफी अच्छी लगती है, लिखवाई भी थी मैंने आप लोगों को। अगर नहीं भी है तो मैं आपको लिंक दोबारा सेंड कर दूंगा, आप लोग अगर ऑर्डर करके मंगाना चाहो तो मंगवा लेना वहाँ से। रमेश सिंह बुक है ये, मैं आपको इसका फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। ओके सर। ये रमेश सिंह की होती है इंडियन इकोनॉमी। और है ना, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एडिशन है, आप कोई सा भी एडिशन पढ़ लो, बस जो डिफरेंट होता है वो करंट का डिफरेंट होता है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। करंट अलग से पढ़ा ही जाएगा तो उसमें आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है? बाकी तो देखिए आप लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो काम की चीजें वो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी कोई ऐसा है जिसने एक भी पीडीएफ के जो क्वेश्चन आंसर थे वो सॉल्व ना किए हुए आज, मतलब एक भी चैप्टर ना किया हो, ऐसा कोई है? तो सभी ने किए हैं ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। जी सर। चलो अच्छी बात है ये तो। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए डेफिनेशन वगैरह दी हुई है इसके अंदर। हाँ जी बोलिए। सर आपने तो सिर्फ क्वेश्चन भेजा ना, तो आंसर सर कहाँ से मिलेगा? ओके, गूगल करना पड़ता है? गूगल नहीं करना था, एनसीईआरटी जो पढ़ाई थी वो एनसीईआरटी आपको पढ़नी थी, और जब एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो तो आंसर अपने आप ही कर पाते हो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। कोई कोई सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन था तो उसके लिए बोला था, जिसमें भी कंफ्यूजन है उसका वो टॉपिक पढ़ो, आंसर आपको मिल जाएगा। तब भी कोई डाउट रह गया तो एक दिन में करा दूंगा आपको सारे आंसर। ओके सर, ओके सर, अभी तो बहुत लोगों ने किए ही नहीं होंगे ना, इसलिए भी नहीं कराते। ओके सर। तो बहुत सारा है ना सर, तो इसलिए सब अपने इतने भी ज्यादा करेंगे नहीं सर है, अभी। एक दिन में ही हो जाते हैं होने को, तो इतने ज्यादा भी नहीं है। सर एक्चुअली नहीं आता ना, तो सर बीच में जैसे रुक जाते हैं कुछ देर के लिए कि अरे आ नहीं रहा है कहाँ से। हाँ तो उसको एनसीईआरटी में देखना होता है, तो एनसीईआरटी जगह खोलो, टॉपिक पढ़ो, आंसर आ जाएगा जी। आपका। चलिए कोई नहीं, कर लीजिएगा आप जैसे कर पाते हो आप लोग, फिर एक दिन डिसाइड करेंगे, उस दिन करा देंगे आपको सारे के सारे। तो फर्स्ट चैप्टर देखिए, इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। तो सर हाँ जी बताएं। मैं कह रही हूँ कि सर आप पहले थोड़ा ले ले दो क्लास। सर फिर बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, अभी आप म्यूट कर लीजिए। देखो 9 बजे। नहीं, टाइमिंग वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे ना, टाइमिंग ये रहेगी, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, आपके पास लिबर्टी है, आप क्लास ज्वाइन मत करो आप, है ना? सर वो भी नहीं रह सकती, बट सर ये है ना, फिर जल्दी आप नहीं बोल पाती। तो वो टाइम ऐसे नहीं होता ना, जब सुटेबल टाइम होगा तभी ले पाएंगे, और टाइम ऐसे नहीं रख पाएंगे आपके अकॉर्डिंग। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिसका मन हो वो करे, जिसका मन ना हो ना करे, है ना? कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। अब देखिए आप यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स तो सभी लोग समझते हो कि क्या होती है, तो मनी और मनी से रिलेटेड चीजें जितनी भी आती है वो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगी। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स has been called a dismal science, precisely a depressing and poor science। अब ये कहानी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है?
अदर देन दिस द डिसिप्लिन हैज आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ काइंड ऑफ रियल। ये कुछ भी काम की नहीं है। अब ये कुल मिला के बताना क्या चाह रहा है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ कि हम लोग मनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, चीजों को कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली जो हमारा मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे काफी कुछ दिया हुआ है क्योंकि पहले बुक काफी पतली आया करती थी, लेकिन रेट बढ़ाने की मैं बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारा कुछ भर दिया गया है, तो उतना हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप आ गए डिफाइनिंग इन इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कुल मिला के इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं जो इंसानों के थ्रू की जा रही होती है, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंसानों के थ्रू की जा रही है। अगला देखो, हम इन्हें ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। ह्यूमैनिटीज क्यों बोलते हैं, किसी को मालूम है? ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। ह्यूमैनिटीज क्यों बोला जाता है, कोई आइडिया किसी को? Because all these things are done by human beings. ओके, ठीक है, डन बाय ह्यूमन बीइंग तो काफी होता है, लेकिन ये क्या करता है, लोग और उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में हमें बताता है, इसलिए डन भी बोल सकते हैं कि हाँ डन भी होती है ह्यूमैनिटीज। तो देखिए, ह्यूमैनिटीज आर intricately connected as all aim to study differentiated human activities। ये इसका डेफिनेशन है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है और इसे हम ह्यूमैनिटीज बोल रहे होते हैं। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या समझ रहे होंगे, मनी, जहां पर भी मनी इन्वॉल्व है वो हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे, तो वेयर मनी इज इन्वॉल्व कैन बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एंड वेयर एवर मनी कम्स इन क्वेश्चन देयर कम्स द इकोनॉमिक मोटिव गेन। सेवरल एग्जांपल कैन बी सीन। तो आप इसमें से पूरी कहानी की जरूरत नहीं पड़ने की, सिर्फ ये समझो आप कि मनी यहाँ पे इन्वॉल्व है, मनी आ गया तो हम उसे इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज पे मोस्टली डिपेंड करता है। आगे ये बताना चाह रहा है कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how society use scarce resources to produce valuable commodities and distribute among different people। दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर? अब देखिए यहाँ पे, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है। करना क्या होता है, सोसाइटी को, देखो रिसोर्सेज तुम्हारे पास लिमिटेड है, कम है, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए हम कुछ वैल्यूएबल चीजें बना पाए, उसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, इकोनॉमिक्स बोल रहे होंगे। या फिर हम उसी की स्टडी जो कर रहे हैं वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, हम लोग फीस कम देते हैं, फीस क्या, हम लोग उससे जब जॉब लग जाती है तो हम लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी में इसकी इनकम कर रहे होते हैं, तो हमने क्या किया कि कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, मैक्सिमम अमाउंट में हमें आउटपुट मिल गया। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होगी हमारी। तो आगे देखिए, इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन within our society make choices and how these choices determine a society's use of its resources। कुल मिला के हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्स हैं, क्या सोसाइटी की चॉइसेस हैं, और कैसे हम उन चॉइसेस को या फिर कैसे हम उन रिसोर्सेज को सोसाइटी के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या ही पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कुछ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर वैसे भी कोई काम की चीज नहीं होती है बुक में, वो सिर्फ यही समझा रहा होता है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर से जो ये समझनी है वो डेफिनेशन समझ लेनी है कि क्या क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई हम लोगों को। अगला है माइक्रो एंड मैक्रो। तो पहले तो हमें माइक्रो एंड मैक्रो का बेसिक मीनिंग मालूम होना चाहिए। माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा और मैक्रो का मीनिंग होता है बड़ा। या फिर आप ऐसे समझिए, जब हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की,
तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरी कंट्री या पूरी दुनिया की बात करते हैं इकोनॉमिक्स लेवल पर, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। तो इस तरीके से दो डिवीजन कर लिया हम लोगों ने इकोनॉमी के, माइक्रो एंड मैक्रो। इसमें एक टर्म दिया हुआ है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन 1930s में आया था। कितने लोगों को मालूम है ग्रेट डिप्रेशन क्या चीज थी? हाँ जी, मेरी वॉइस पहुंच रही है सब लोगों तक? यस सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था? नहीं आइडिया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब अमाउंट मनी दी गई थी यूएस के थ्रू, और उसके बाद जो लोन दिया गया था वो वापस नहीं आया, और दुनिया की बड़ी बड़ी सर समझ गया सर। सर जर्मनी के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इसका, और उनके ऊपर सर लोन्स बहुत ज्यादा वो थोपे गए थे, और उन्होंने सर स्टार्ट कर दिया लाइक वो करना, क्या उसको बोलते हैं सर, अब नई नोटें छापना, दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब नोटें छाप लेंगे तो हम लोन इजीली पे ऑफ कर पाएंगे। बट सर उसके कारण जो है उनकी जो वो होती है सर, वो बढ़ गई, क्या उसको बोलते हैं सर, वो इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर कम हो गई सर, बिल्कुल। परचेजिंग पावर कम हो गई, जिसके कारण वहाँ पे जो ब्रेड एक छोटा सा होता है सर, वो 10-10 हजार रुपए का मिलने लगा। सो सर ये इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ पे, फ्रांस में भी और पोलैंड में भी। बिल्कुल, तो ये बताया सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स पे हुआ था सर इसका। बिल्कुल। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए थी। बेसिकली ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, और ये चीज जिन लोगों को भी नहीं मालूम, उसका मतलब ये पक्की बात है उन्होंने एनसीईआरटी कभी भी नहीं याद की है। तो पहली बात तो वहां से शुरुआत करनी है। तो ग्रेट डिप्रेशन जो था, उसके बाद ये जरूरत पड़ी कि इकोनॉमी को स्टडी किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो जाता है। हालांकि हम उस चीज पर भी आएंगे कि वहां पे क्या इफेक्ट पड़ा था, वो हम लोग टॉपिक के साथ ही कवर करेंगे। बाकी आप लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए था जो आपकी एनसीईआरटी है वो। तो हमने यहाँ पे इस बुक के अंदर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पर्सन हैं, उनके थ्रू इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो एंड दूसरा है मैक्रो। तो माइक्रो जैसे मैंने बताया, स्मॉल लेवल पर स्टडी करना माइक्रो होता है, और बड़े लेवल पर स्टडी करना तो उसे हम बोलेंगे मैक्रो। अभी डिवीजन कौन बताना चाह रहा है? तो जॉन मैनार्ड केन्स, ये पर्सन है जिन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी पूरी कंट्री की या दुनिया की हम लोग जब इकोनॉमी की बात करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स चल रही है, तो वो इन्हीं के थ्रू मतलब लाया गया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, इसीलिए फादर के नाम से जाना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब इसमें कई सारी थ्योरीज के नेम दिए हुए हैं, ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज होंगे। बेसिकली जीएस के अंदर इतनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। जब आप लोग ऑप्शनल यूज कर रहे होते हैं एज ए इकोनॉमिक्स, तब वहां पे वो थ्योरी इतनी देनी है। अदरवाइज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लेन करने का यहाँ पे, जो भी डिपेंडेंट लोगों ने दी होंगी। अब देखिए यहाँ पे तो आगे लिखा हुआ है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ये अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है, तो जरूरत नहीं है इसकी। आगे आइए, सिंपली पुट इफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इज अबाउट द फॉरेस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इज अबाउट द ट्रीज। अब इसमें एग्जांपल दे दिया कि भाई जंगल को हम लोग मैक्रो बोल देंगे, और जैसे माइक्रो मतलब पेड़, तो वही चीज होगी कि छोटी चीज की स्टडी करना है तो माइक्रो है, और पूरी कंट्री की स्टडी करना है तो वो मैक्रो है। तो ये चीज को समझाना चाह रहा है। तो आगे इसने लिखा भी है, मैक्रो माइक्रो एंड मैक्रो आर द ग्रीक वर्ड्स। क्या है ये ग्रीक वर्ड्स हैं, विच मीन्स स्मॉल एंड बिग रेस्पेक्टिवली यानी माइक्रो के लिए स्मॉल और मैक्रो के लिए बिग। तो जो पहले रेस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है, जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में। अभी जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये होते हैं रेफरेंसेस यानी कहाँ कहाँ से इन्होंने कॉपी किया। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है हमें, बेसिकली बताते कि इन्होंने कौन सी बुक में से कहाँ से क्या चीज लिखी हुई है। तो जैसे कि फ्यूचर में कभी कोई बोले कि भाई गलत लिखा हुआ है, तो बोल देंगे कि हमने गलत नहीं लिखा, हमने तो यहाँ से लिखा था, वो ये नाम दिया हुआ है, इसलिए वो रेफरेंस दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है बॉटम अप, एक होती है टॉप टू बॉटम, ठीक है, या फिर अप टू डाउन, जैसे भी आपको ठीक लगे। जैसे हमने एक बार पढ़ा भी होगा, ये कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा है कि बॉटम अप टेक्निक का मीनिंग क्या होता है कि नीचे
जो सबसे पुअर पॉवर्टी में जी रहे हैं, जो सबसे पीछे रह गए हैं, वहां से डेवलपमेंट करना है और आगे ऊपर वाले लोगों तक डेवलपमेंट को पहुंचाना है, उसे बोलते हैं बॉटम अप टेक्निक। और दूसरा होता है टॉप टू बॉटम टेक्निक। टॉप टू बॉटम मतलब जो भी कोई चेंजेस किए जाएंगे उसमें सबसे पहले जो बेनिफिट होगा वो रिच लोगों को होगा, फिर उसके बाद मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास। तो इसे बोलते हैं अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम। बॉटम वाला सिंपल से पुअर लोगों से स्टार्ट हो रहा है काम, और टॉप वाला हो गया रिच लोगों से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच टू एनालाइज इकोनॉमी, मैक्रो टेक्स अ टॉप टू डाउन अप्रोच। ये लिख लो आप लोग कि माइक्रो में क्या होता है, क्योंकि देखो माइक्रो में क्या हो रहा है, हम लोग पहले पेड़ की बात कर रहे हैं, फिर जैसे मैंने बताया आपको कि हम छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। छोटी चीज का ये हुआ कि स्टेट में या फिर कंट्री में सबसे छोटी यूनिट क्या है, विलेज है। तो हम लोग जब विलेज की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो जब हम लोग विलेज से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो पहले विलेज की स्टडी करेंगे, फिर विलेज से बड़े टाउन की करेंगे, फिर टाउन से बड़ी सिटी की करेंगे, फिर ऐसे स्टेट की करेंगे, फिर कंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम यानी सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट किया और धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हमें क्या करती है फॉलो, वो करती है बॉटम अप टेक्निक को यूज करती है। सबसे एंड वाले लोगों को पहले स्टडी करते हैं, फिर बाद में दूसरे लोगों को। जबकि मैक्रो की अगर हम बात करते हैं, मैक्रो क्या रहता है, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन अप्रोच का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कंट्री की बात की जाएगी, फिर स्टेट की बात की जाएगी, और फिर सिटी। सिटी का सबसे एंड में जो उसका अप्रोच होगा वो किसके लिए होगा, विलेज के लिए होगा। तो इसे बोलते हैं टॉप टू बॉटम, या फिर टॉप टू डाउन, या फिर अप टू बॉटम, जैसे भी आपको ठीक लगे। इनके नाम ही सारे के सारे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? अब Yes, sir. ठीक है, इकोनॉमिक्स में होता ये है कि हमें अपनी चॉइसेस बनानी होती हैं, और हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो हमारे बजट में है कि नहीं। बजट इन द सेंस हमारे पास उतनी मनी अवेलेबल है या नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई है, जैसे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है महंगाई। महंगाई का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए पहले 100 रुपीज में आप कोई 1 किलोग्राम चीज ले पा रहे थे और अभी वो 150 में हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके रुपए की वैल्यू डाउन हो चुकी है। जो चीज पहले 1 किलोग्राम 100 में आ रही थी वो कितने में आ रही है, 150 में आ रही है। यानी वैल्यू तो वही, गुड्स की अमाउंट तो वही रहा, लेकिन किसकी वैल्यू गिर गई, रुपीज की वैल्यू गिर गई। अगर हम ज्यादा रुपए देके कम चीज खरीद पा रहे हैं मतलब वैल्यू कम है रुपए की, और अगर हम कम रुपए देके ज्यादा चीज खरीद पा रहे हैं तो यानी वैल्यू ज्यादा किस चीज की है, रुपए की वैल्यू ज्यादा है। तो ये चीज हम लोग आगे स्टडी करेंगे इसके अंदर। अगला है व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? तो इकोनॉमी इज अ इकोनॉमिक्स इन एक्शन, कि किसी भी जगह पर इकोनॉमिक्स मतलब रुपए का लेन देन कैसे चल रहा है, उसकी उसकी चीजों को, या फिर उसके हम लोग एक तरीके से स्टडी को हम लोग इकोनॉमी बोल देते हैं। देन इट इज अ स्टिल फ्रेम पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अ कंट्री, अ कंपनी, अ फैमिली ऑल हैव देयर इकोनॉमीज। यानी हर किसी की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी यानी वही लेन देन, कितना रुपए है उनके पास, कितना वो खर्च कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आगे है इट इज पॉपुलरली यूज्ड इन केस ऑफ कंट्रीज, इंडियन इकोनॉमी, द यूएस इकोनॉमी, द जापानीज इकोनॉमी। यानी हम कंट्री के नाम के साथ भी उसकी इकोनॉमी को यूज करते हुए उनकी कंट्री की इकोनॉमी या उनके लेन देन को स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ये सब कुछ। अब इसके अलावा और तरह की भी इकोनॉमी होती है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, क्या चीजें होती हैं हम लोग वन बाई वन अभी पढ़ लेंगे, तब समझ में आएगा आपको। आगे देखिए कि सेक्टर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो हमने एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, उस में हमारा चैप्टर था सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, था या नहीं था? था सर। ठीक है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और मैंने बोला था कि ये तो अभी तो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। जब हम बुक पढ़ रहे होंगे तो उसका डिटेल फॉर्म पढ़ेंगे, थोड़ा और एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे फोकस करनी है। सबसे पहले दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, मैंने बताया आप लोगों को, ऐसी एक्टिविटीज जो नेचर पर या नेचुरल रिसोर्सेज पर डायरेक्टली बेस्ड होती है, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो देखो क्या क्या बेस्ड होता है, जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, ऑयल है, या फिर वो सारी चीजें जो डायरेक्टली हम नेचर से यूज कर रहे होते हैं, वो किसमें आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा।
और अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है तो उस तरह की इकोनॉमी को हम बोलते हैं अग्रेरियन इकोनॉमी। तो लिखा हुआ है व्हेन एग्रीकल्चरल सेक्टर contributes minimum half of the national income and livelihood in a country, it is called an agrarian economy। ये टर्म आपने कई बार पढ़ा होगा अग्रेरियन इकोनॉमी। इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी कंट्री के अंदर 50% ऑफ जो इनकम है वो किससे आ रही हो, एग्रीकल्चर से आ रही हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अग्रेरियन इकोनॉमी बोल देंगे। ये बात समझ में आ गई। दूसरा है यस सर। जी। सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें मिली हमें, यानी जो रॉ मटेरियल है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर जो नेचर से हमें मिला हुआ है, उस नेचर से मिलने वाली चीजों को हम लोग प्रोसेस करके या फिर कुछ चेंज करके कुछ टेक्निक लगाकर अगर हम कोई नया गुड बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा कि हम लोग प्रोसेसिंग कर देंगे प्राइमरी सेक्टर की चीजों का। तो वही चीज है, इट कंटेन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्रोसेस्ड। तो बताना चाह रहा है कि जहां पर भी प्राइमरी सेक्टर से मिल रही चीजों को हम लोग प्रोसेस करते हैं वो क्या नाम से जाना जाएगा, हमारा सेकेंडरी। When secondary sector bring in minimum half of the national income and employed in a country is called industrial economy। अगर मान लीजिए आधे लोग या फिर आधी जो इकोनॉमी है वो जो मनी आ रही है इकोनॉमी के अंदर, अगर वो 50% इकोनॉमी के अंदर जो मनी आ रही है वो अगर इंडस्ट्रीज से आती है, इंडस्ट्रियल फील्ड से आती है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जैसे ऊपर वाली को हम लोगों ने अग्रेरियन इकोनॉमी बोला था, सेम केस हम इसे क्या बोल रहे होंगे यहाँ पे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। देन है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था एनसीईआरटी में कि यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कोई फिजिकल गुड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो देखिए इसमें all of the economic activities where services are produced fall in this sector such as education, healthcare, banking, communication, etc। तो ये सब कुछ चीजें क्या है, यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और अगेन वही चीज है, अगर 50% जो चीजें हैं सर्विस वाले फील्ड से जुड़े हुए हो तो उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोल देंगे, सर्विस इकोनॉमी बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं टर्सरी सेक्टर। ठीक है। अब टर्सरी के अलावा कुछ और सेक्टर्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको इन बुकों में मिलेंगे, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलते या फिर 10 तक नहीं मिलते, 11-12 पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या है, तो एक है क्वेटरनरी सेक्टर नोन एज द नॉलेज सेक्टर। इसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, नॉलेज सेक्टर बोल रहे होते हैं। इसमें क्या होगा, द एक्टिविटी रिलेटेड टू एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर किसी फील्ड में या फिर आप मान लीजिए जहाँ पे लोग ज्यादातर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, तो उन फील्ड को हम लोग किस नाम से जान रहे होंगे, क्वाटरनरी सेक्टर के नाम से। अगला है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर में क्या होगा, all activities where top decisions are made fall under it the highest level of decision makers in government। क्वीनरी सेक्टर का मीनिंग होता है कि कंट्री के अंदर सारे डिसीजन की इकोनॉमी को कैसे रन करना है, कैसे चीजें होंगी, वो सारे डिसीजन अगर टॉप ऑफिशियल्स के थ्रू लिए जाएं तो उस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वीनरी इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, क्वीनरी सेक्टर या क्वीनरी इकोनॉमी। समझ में आ रही है बातें? हाँ जी, किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सर लास्ट वाला एक बार और बता दीजिए ना। क्वीनरी का वाला ना, क्वीनरी में क्या होता है, जैसे आईएएस, आईपीएस या कंट्री के टॉप ऑफिशियल्स, वो लोग डिसाइड करें कि कंट्री में किस तरीके से कंपनीज रन करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग डिसाइड करेंगे, बाकी लोग उनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीनरी सेक्टर।
यहाँ पे डिसीजन लेने की जी पावर सर। बिजनेसमैन के पास ना होकर किसके पास होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास होगी डिसीजन लेने की पावर, कि क्या बिजनेस में क्या ग्रोथ करनी है, किस तरीके से काम करना है। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वीनली सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अगला है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज एकदम ग्रोथ नहीं पकड़ती है, ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया में डेवलपमेंट हुआ होना स्टार्ट हुआ वो 1950s के बाद, जब 1960 स्टार्ट हुआ तब हमने ग्रोथ करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले 10 साल तो वही कंट्री नई नई कंट्री बनी है, तो पहले कंट्री को ही संभाला जा रहा है। तो ये बताना जा रहा है कि डब्ल्यू रोस्टो हैं, इन्होंने बताया as इनके अकॉर्डिंग which economies grow following 5 linear stages through the 3 main sectors। कुल मिला के 5 स्टेज बताई हैं, 3 सेक्टर बताए हैं। सेक्टर कौन कौन से, तो वही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, अगर सबसे पहले कोई कंट्री किस फील्ड में ग्रोथ करती है, वो एग्रीकल्चर में करती है, फिर उसके बाद वो करती है इंडस्ट्रीज के अंदर, और फिर उसके बाद वो करती है सर्विस सेक्टर में। और जब कोई कंट्री सर्विस सेक्टर में ग्रोथ करती है तो उसे हम लोग एक तरीके से डेवलप मान रहे होते हैं। जब तक वो ग्रोथ कर रही है तब तक वो डेवलपिंग है, जब वो कर लेती है, बेहतरीन डेवलपमेंट कर लेती है, तो उसे हम लोग डेवलप कंट्रीज बोल रहे होते हैं। तो उन्हीं का एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। और अल्टीमेटली ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जो कंट्री है वो अभी टर्सरी पे 100% बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग अभी भी सेकेंडरी पर बेस्ड है और प्राइमरी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी नीचे बताना चाह रहा है कि इंडिया ने कब से चेंजेस देखे, तो इंडिया सॉ ए ट्रांजिशन फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर बाय लेट 1990s। कहने का तो ये बताना चाह रहा है कि पहले तो हम लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, लेकिन 1990 के बाद से हमने ये देखा है कि कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर पे भी डिपेंडेंट, यानी उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। और बताना चाह रहे हैं व्हेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज इन नेशनल इनकम क्रॉस 50% मार्क। ठीक है, अब ये हुआ क्या है कि हम लोग सर्विस के फील्ड में काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, और इसीलिए हम अपने आप को बोल भी पा रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और हम ऐसा ही बोलते हैं कि हमारी कंट्री में हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब हम लोग एग्रीकल्चर के अलावा बाकी चीज़ों में से भी इनकम कर रहे हैं, तो उन पर डिपेंडेंट है हम लोग। ठीक है, इसमें टर्सरी और सेकेंडरी हमारा सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कंट्री को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कंट्री किस तरह की इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में। अगला है इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो देखो, इकोनॉमिक सिस्टम्स का मतलब ये है कि कंट्री में किस तरीके से लोगों की लाइफ चल रही है और उसके पीछे किस तरह का वर्क किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम कई तरीके के हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम कई तरीके के हैं, तो बहुत सिंपल सा हम लोग समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम में दिक्कत है क्या क्या, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या होगा वो समझिए। लाइफ, ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन यूजेज यानी कंजम्पशन ऑफ सर्टेन थिंग्स यानी हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, कुछ ना कुछ यूज कर रहा है। Some of which up to a level are also essential, कुछ उसमें से बहुत ज़्यादा जरूरी होती है सर्वाइवल के लिए। How to let people these have these things was the first challenge for the humanity। यानी कहने का मतलब ये है जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है ना, तो वो चीज़ तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हर किसी को वो सबसे पहले चीज़ें मिल जाए जो हमारे लिए लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, दिस चैलेंज हैज 2 डायमेंशन। फर्स्ट क्या है कि चीजें बनाई जाएं, और दूसरा कि वो सप्लाई की जाए। क्योंकि देखो, इकोनॉमी में सबसे चीज क्या है, पहला बनाना, दूसरा उनको सप्लाई करना। अब इसी के बेसिस पर हम लोगों ने कई सारे इकोनॉमी सिस्टम डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, सोशल इकोनॉमी सिस्टम है, कई सारे सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। मिक्स सिस्टम भी हमारा होगा, तो वही सिस्टम की बातें कर रहे हैं। तो सिस्टम में मेन काम क्या होता है, पहला चीजों को बनाना और दूसरा उनको लोगों तक पहुंचाना। ध्यान रखना, इकोनॉमी का सबसे बड़ी काम क्या है, पहले चीजें बनाना और फिर उनको लोगों तक पहुंचाना। ये सबसे मेन प्रायोरिटी होती है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की, वो ये चीज देख रहे होते हैं सबसे पहले। आगे देखिए मार्केट इकोनॉमी, हम लोग वन बाई वन करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमी होती है। तो पहला बताना चाह रहा है मार्केट इकोनॉमी। अब देखो, मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्राइसेस ऑफ गुड्स होगी ना, वो पब्लिक के हाथों में नहीं होगी, सॉरी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होगी, पब्लिक के हाथों में होगी। ये क्या चीज होती है, पब्लिक के हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में।
पब्लिक के हाथों का मतलब ये होता है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और किसी की प्राइस घटेगी मतलब डिमांड घट चुकी है। पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा? मार्केट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट रूल कर रहा है, तो गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि मांग कम है या ज्यादा है, गवर्नमेंट क्या रखेगा? प्राइस को एक जैसा बना के रखते हैं। तो इसे हम लोग एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी के बाद हम इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेंट्रिक इकोनॉमिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो पहला हम लोग मार्केट पर आते हैं। मार्केट के बारे में बताने के लिए जो मार्केट की फिलोसफी को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके नाम कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं वो। तो इसमें से एक एडम स्मिथ हो जाएगा, काफी फेमस नाम है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो देखिए मार्केट इकोनॉमी के बारे में समझिए। This is considered the first formal economic system emerging out of the traditional economic system. Its origin is traced back to the work an inquiry into the nature and causes of the wealth। ये एक तरीके का बुक है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखा हुआ था। द स्कॉटिश फिलोसोफर एडम स्मिथ, his main ideas can be summed up in a simplified way in the following way। अब देखो पहले वाली बुक में क्या था, इसके आइडिया है दिए नहीं थे, अभी नई बुक छापी उसमें इसके आइडिया दे दिए गए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो ये वर्क यानी जो इन्होंने बुक लिखी है ना, उस बुक का नाम क्या है और बुक में किसके बारे में बताया गया। तो बुक का नाम दोबारा समझ लो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ। तो मीनिंग क्या होगा हिंदी में इसका समझोगे तो, कि मनी के बारे में जानना, ठीक है, और उसके नेचर को और उसके कारणों को समझना कि रुपया क्यों है और किस तरीके से होता है। कब लिखी गई थी? 1776 में। एडम स्मिथ का लाइफ साइकिल कब से कब तक रहा? 1723 से लेकर 1790 तक। अब इन्होंने जो उस टाइम काम किया, जो इनको सही या गलत लगा, वो उन्होंने कुछ चीजों को हम लोग समरी के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो देखो पहला क्या है, इट इज द सेल्फ इंटरेस्ट विच मोटिवेट इंडिविजुअल फर्म्स टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटी आउट ऑफ द सोसाइटी आर गेट गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड विद। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भी कभी हम मार्केट को खुला छोड़ते हैं, यानी मार्केट के अंदर जो बिजनेसमैन वाले लोग हैं उनको जो चाहे वो करने का राइट हो। यहाँ पे देखिए कि सब लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? आई थिंक कुछ एक दो लोग नए आए हैं जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं आज। हाँ जी, कोई है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है आज? कोई ऐसा जो पहली बार ज्वाइन किया आज? ठीक है, कोई नहीं, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे समझिए, इट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट विच मोटिवेट्स इंडिविजुअल फर्म्स टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउट ऑफ विच सोसाइटी गेट गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड विद। It means the product society gets it unintended social benefit of someone's self-interested actions. Adam Smith called this motivating factor the invisible hand। देखो एडम स्मिथ ने क्या बोला कि जितने भी लोग प्रोड्यूसर्स हैं, जो चीजें बना रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, उनके बीच में आपस में कनेक्शन होता है। जब चीजें कम प्रोड्यूस की जाती है तो गुड्स बढ़ जाती है, गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है तो गुड्स की वैल्यू घट जाती है। और उन्होंने ये भी समझाया कि ये जो पूरा मार्केट है ना, तो कोई एक इनविजिबल थिंग चला रही है। उसी को इन्होंने क्या बोला? इनविजिबल हैंड बोला। और इसी इनविजिबल हैंड को इन्होंने बोला एनिमल स्पिरिट, यानी हमारे अंदर की अंतरात्मा, एक तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है, आत्मा जैसे हम लोग बोल रहे होते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा इसमें कि जो मार्केट चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? इनविजिबल हैंड से चल रहा है। दिस वे द क्वेश्चन लाइक who will invest in productive assets and why seems to get answered। तो इसमें ये बात पूछी गई कि कौन रुपए मनी इन्वेस्ट करेगा, किसको उसका फायदा मिलेगा, फिर कौन इसके लिए आंसरेबल होगा। तो इसके लिए आंसरेबल कौन होता है? मार्केट। जब हम लोग मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो सारी चीजें किसके अंडर में चल रही होंगी? मार्केट के अंदर में चल रही होंगी, ठीक है। अगला है, टू अटेन हायर प्रॉस्पेरिटी देयर शुड बी इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर। अगला बोला कि अगर आपको बहुत ज्यादा मनी वेल्थ कमानी है, प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी एक इंसान नहीं कर सकता है, उसको अलग अलग लोगों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और जब भी अलग अलग लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। और इसमें होगा क्या? अलग अलग लोग बहुत सारे काम कर रहे होंगे और उन सभी का आउटपुट
किसी एक इंसान को जो ऊपर बैठा हुआ होगा मार्केट में, जो सीट्स पर होगा, जिसके अंदर कंपनीज है, उसको बेनिफिट मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सारा का सारा काम कौन कर रहा है, मार्केट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो आगे भी लिखा हुआ है कि जो मार्केट चला रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा तो सप्लाई अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही तो प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस गिर जाएगी। तो बोलना चाह रहे हैं कि मार्केट को यही पावर रन करती है। मार्केट कौन सी पावर रन करती है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और इसी डिमांड एंड सप्लाई को क्या बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इस डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट फोर्सेस बोला जाएगा। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई क्या बोलेंगे, मार्केट फोर्सेस बोलेंगे। यही मार्केट फोर्सेस जो होंगे वो कंट्री को चला रहे होते हैं एक तरीके से, और इसी से प्राइसेस डिसाइड होती है कि किसकी प्राइस कितनी रखी जानी है। अगला देखिए, Such an economic system need to be regulated by the competition prevailing in the market। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको कौन बैलेंस करेगा, मार्केट में कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन मीनिंग क्या होता है कि जब एक तरह की चीजें कई सारे लोग बना रहे होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन का बेनिफिट ये होगा कि जो पब्लिक होगी उसे कम प्राइस पर गुड्स मिल रहे होंगे, या फिर उसको बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स अचीव हो पाएगी जिसको वो चूज कर पाएगा। फिर एक और चीज इसने बोली, इसने बोला लेजिस फेयर। एक चीज बोली गई, लेजिस फेयर का मीनिंग क्या है कि बिजनेस करने पे कोई रोक टोक ना लगाओ। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उसको क्या कर दो, लेजिस फेयर। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है लीव इट अलोन। लीव इट अलोन का मीनिंग क्या होता है कि जो लेन देन हो रहा है मार्केट का उसके ऊपर कोई रोक टोक ना लगाए। ठीक है, तो लेजिस फेयर का मीनिंग क्या है कि मार्केट के ऊपर कोई रोक टोक ना हो, यानी किसी जगह कोई बैरियर ना हो, कोई रेगुलेशंस ना हो गवर्नमेंट की, जिससे कि प्रोडक्शन में कमी हो। और एडम स्मिथ जो ये मेन पर्सन है, एडम स्मिथ हिमसेल्फ कॉल्ड सच एन इकोनॉमिक सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। और ये बोलते भी हैं कि ये जो सिस्टम चल रहा है उसे हम नेचुरल लिबर्टी के अकॉर्डिंग मान रहे होते हैं, यानी अपने आप फ्रीली वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और भी टर्म्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले ही समझो कि जहाँ पे मार्केट मेन फैक्टर है, जहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं और मार्केट सब कुछ संभाल रहा है, तो उसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, ये मार्क कर लो, कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। कहाँ पर एग्जाम्पल क्या है इसका, यूएस। तो इसका मतलब ये निकल गया कि कैपिटलिज्म अगर कुछ है तो कुछ और भी तरह की इकोनॉमी के फॉर्म होते होंगे, तो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर कैपिटलिस्ट का सोशलिस्ट पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक पढ़ेंगे, मिक्स्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, कैपिटलिस्ट का या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी का। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट है तो मतलब वहां पे क्या होंगे, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी ओनर्स होंगे, फैक्ट्री ओनर्स होंगे। कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और प्राइसेस जो डिसाइड हो रही होगी वो कैसे हो रही होगी, मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, यानी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर कि डिमांड कितनी की जा रही है, सप्लाई कितनी की जा रही है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दुनिया में डायमंड की सप्लाई कम है, इसीलिए उसकी प्राइस क्या है, ज्यादा है। अगर सोचिए इतना पत्थर हमें मिल रहा है आपको पड़ा हुआ, उतना ही डायमंड मिल रहा होता तो क्या डायमंड की वैल्यू होती उतनी। हाँ जी, डायमंड की वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो रेयर है, कम मिलता है। तो जितनी भी चीजें हैं उसकी वैल्यू इसीलिए है कि वो कम मिलती है। अगर वही चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलने लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और अगर मान लो कोई चीज ऐसी है जो खूब सारी है क्वांटिटी में, लेकिन अचानक से उसकी डिमांड बढ़ जाए तो भी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमको मालूम है ऑक्सीजन हमारे पास चारों तरफ खूब सारी है। जब कोरोना हुआ तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको मालूम ही होगा कि प्राइस कितनी हाई हो गई थी, है ना। तो उसमें हुआ क्या कि बस एक तरीके से डिमांड जब बढ़ जाती है तो प्राइस अपने आप ही क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। और जब भी प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। और इसी को हम लोग बोलते हैं लेजिस फेयर, कि अपने आप मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, किसी भी तरह गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें नहीं है। क्लियर, यहाँ तो समझ में आई। जी सर। ठीक है, आगे फिर यही सिखाया हुआ बताया रखा है कि भाई सबसे पहले इसको अपनाने वाला इंसान कौन है, यूएसए है। 1777 में इन्होंने इसको अपना लिया। इसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज में कैपिटलिस्ट फॉर्म को अपनाया गया, फिर बाद में इसमें कुछ इश्यूज होंगे, वो इश्यूज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। अगला है कौन ऑफ द सिस्टम। तो प्रो एंड कॉन्स, प्रो एंड कॉन्स वाला होता है सपोर्ट में चीजें क्या है और खराब चीजें क्या क्या है।
तो देखिए, cons of the system supported by the democratic right and freedoms. The system had great environment and individual success, innovation and business activity, though it looks smoothly operating for over 1.5 century. It had its own set of limitations which can be summarized precisely in the following way. तो बताना चाह रहे हैं कि देखो, मार्केट इकोनॉमी के फायदे भी काफी सारे हैं, पिछले 1.5 सालों से चलती हुई आ रही है, यानी इतनी कोई खास खराबी तो नहीं होगी, लेकिन तब भी इसके अंदर जो पाई जाने वाली खराबियां हैं उसको हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। तो पहला देखिए, there was almost no tool to look after those who have lower purchasing power। तो पहली बात यह है कि जब भी मार्केट इकोनॉमी होती है तो हम वहाँ पे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि कौन से लोग पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है। अगला है नेग्लिजिबल ऑफ टोटल अब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शन फ्रॉम द स्टेट। और यहाँ पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं पब्लिक के वेलफेयर का, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट रन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक का वेलफेयर के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा, क्योंकि पब्लिक का वेलफेयर कौन सोचती है, गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के हाथों में है ही नहीं उसका कंट्रोल, तो इसमें पब्लिक का वेलफेयर नहीं होता है। अगला है वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इवन आफ्टर लॉन्चिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स सच एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो ये बताना चाह रहा है कि ये क्या करता है, इनइक्वालिटीज लेके आता है। इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि रिच इंसान और ज्यादा रिच होता चला जाएगा और पुअर इंसान और ज्यादा पुअर हो जाएगा। इससे होगा ये कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी डेवलप हो जाएगी। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि आपस में कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, और जब इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पुअर और रिच में, पुअर और रिच के बीच में अगर खाई वगैरह बढ़ जाएगी तो वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो ये इसकी कुछ खराबियां हैं, तो खराबियां में कम ही बतानी है कैपिटलिस्ट सिस्टम की, बट फायदे ठीक ठाक बता सकते हो आप लोग। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रिटिश के जॉन मैकयार्ड केन्स, ये पर्सन है जो इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बताया कि इन हिज सेमिनल वर्क, यानी सेमिनार किए थे, तो इसमें इन्होंने थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। तो आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मनी बढ़ेगा और इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट आ सकता है, फिर मनी पे मिलने वाला इंटरेस्ट वो ग्रो करेगा। तो इसके लिए जॉन, जो केन्स हम लोगों ने भी नाम पढ़ा, इन्होंने बताया कि कुछ क्या करना चाहिए, कुछ अलग अलग सिस्टम बनाने चाहिए, कुछ मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, और फिर इसको और ज्यादा डेवलप करते हुए हर जगह पे हमें क्या करना है, अल्टीमेटली मनी का सेपरेशन कर लेना है और प्रॉफिट अर्न करना है। इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग बात करेंगे तो हर जगह क्या आ रहा होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट के लिए क्या करना है, मार्केट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और अगर कोई चीज मार्केट एक्टिविटी है, यानी उसमें कुछ मनी इन्वॉल्व होगी, सर्विस या फैसिलिटीज देने पर मनी मिलेगी या दी जाएगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होगी, नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं होगी। नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा, मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमें अभी मार्केट इकोनॉमी तक ही रुको आप लोग। यहाँ पे हमने ऊपर फिर कुछ टर्म्स पढ़ लिए और हमने समझ लिया मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मतलब कि कोई चीज मार्केट में लाई जाएगी, उसको सेल किया जाएगा और फिर उसकी कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और उससे मनी अर्न हो रही होगी, तो इसे हम लोग लेंगे मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ तक बताइए आप, 1.6 पेज नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वहां पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, और ये बुक सभी लोगों के पास पीडीएफ अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जो कि अपनी एक स्टूडेंट है उन्होंने दी है अपन लोगों को। तो चाहो तो आप उन्हें 5 मिनट में सेंड कर देना पीडीएफ के मेरे लिए। पास दो बुक है सर। कोई सी बुक पढ़ लो, जरूरी नहीं यही पढ़नी, कोई सी भी बुक पढ़ लो आप, सभी बुक बराबर है। नहीं सर, ये हाईलाइट कर रहे हैं आप हाँ सर, ये तो डिलीट नहीं कर पा रहे। जो हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल वो साथ में कर लीजिएगा आप लोग हाईलाइट। अदरवाइज बुक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास जो बुक हो आप वो पढ़ लें, वो सफिशियंट है, ठीक है। बिल्कुल भी सर रिक्वायर्ड नहीं। रिलेट नहीं हो रहा है सर, क्या नहीं हो रहा है, रिलेट नहीं हो रहा है सर, मैच नहीं हो रहा अरे है। मैच होगा, बिल्कुल होगा, आगे पीछे लिखा हुआ होता है, बस कुछ नहीं है, देखो चीजें वही है, चाहे आप पहली बार बुक उठाओगे तब भी यही लिखा हुआ है। बस होगा क्या, कुछ कंटेंट इंप्रूव कर दिया जाता है, आगे पीछे घुमा देते हैं चीजों को, क्योंकि चीजें बदलेंगी तो है ही नहीं। सिर्फ इतना सा किया जाता है कि थोड़ा सा उनको शिफ्ट कर देते हैं बस चीजों को, बाकी और कुछ नहीं है।
ओके, तो चीजें वही रहेंगी, वो शिफ्ट हो गई होंगी आगे। संजीव वर्मा का सर, संजीव वर्मा का भी है सर। अरे कोई सी भी एक बुक पढ़ लो, ठीक है, कोई सी भी एक बुक जो आपको ठीक लगे, सभी लोगों के लिए कोई सी भी एक बुक पढ़ लो जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अभी इतना ही रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप भी थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। बुक ये मैं अभी पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप पर, मैं थोड़ा कंप्रेस करने की सोच रहा हूँ उसको, थोड़ा साइज से काफी बड़ा है क्योंकि स्कैन की गई है ना, स्कैन करने का साइज। क्लास टाइमिंग 6 बजे ना? हाँ, सुबह क्लास टाइमिंग 6 बजे है, मॉर्निंग में 6 बजे आप मिलिएगा। और देखो जो भी लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ आप दोनों ही लोग हर एक बैच ज्वाइन करिए, आपका अल्टीमेटली फायदा ही हो है ना, कुछ सुनने को मिलेगा। कल से हिंदी मीडियम में ज्वाइन तो सभी लोग जो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, आप रेगुलर ज्वाइन करिए, ठीक है। हर क्लास ज्वाइन करो, आप ही का फायदा है, और इससे आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन भी बनेगा कि हमें हर दिन क्लास करनी है, तो आप उस टाइम अवेलेबल रहोगे, है ना। ये तो मेरा मानना है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर, बट मेरे को ऐसा फील होता है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी थोड़ा इतना ही रखेंगे, इतना पढ़ लीजिएगा, और प्लीज जो मैंने पीडीएफ दी हुई है क्वेश्चन आंसर्स वाली आप लोगों को 9th और 10th क्लास इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लो, फिर छोड़ना मत, छोड़ दोगे फिर वो बैकलॉग बन जाएगा, फिर वो कभी नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। इसीलिए भी स्लो चल रहे हैं कि आप पहले वो काम निपटा लो, जिन्होंने पूरी कंप्लीट नहीं किया प्लीज आज कंप्लीट कर दो उनको आप, ठीक है। तो ओके, इतना ही रखेंगे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कल मॉर्निंग में होगी 6 बजे। गुड नाइट।